हाँ, इस वीक का टारगेट आज मिलेगा। सही में मैंने ना शीट में अपडेट कर दिया था टारगेट इस वीक का। आप शीट चेक करोगे ना, शीट में मैंने सेकेंड वीक का टारगेट डाल दिया है। कल आप लोगों को टेस्ट हो जाएगा। पुनीत कुछ बोल रहे हो? वाली शीट में जिसमें फर्स्ट वीक का डाल था। चलो देखो, तो इतनी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था और डीएनए के अंदर बॉन्ड्स पढ़े थे। कितने बॉन्ड मैंने आपको पढ़ाए थे? 3 बॉन्ड पढ़ाए थे। एक तो आपका एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एक पढ़ा था हमने, और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर, एस्टर या डाइएस्टर? एस्टर, मैम एस्टर, फिर उसके बाद डाइएस्टर, फॉस्फो एस्टर लिंकेज, और फिर 3 4 और 3 5 3 4 था क्या था? 3 5 था, 5 फॉस्फोडाइएस्टर 5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। यस, हमने 3 टाइप के लिंकेजेस पढ़े, तो तीनों के तीनों लिंकेज याद है ना सबको? कोई भूला तो नहीं है? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस किस के बीच में? शुगर और नाइट्रोजनस बेस। फॉस्फोएस्टर न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट के बीच। फॉस्फेट, 3 5 फॉस्फो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में लिंकेज। यस। 3 लिंकेज आप लोगों को कुछ भी हो जाए याद रखने ही रखने हैं। तो हमने देखा था कि भाई डीएनए है, डीएनए के अंदर 3 चीजें हैं, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप से, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन, ठीक है। प्यूरिन में है PUGA, पायरिमिडीन में है पाई कट। अभी इनकी स्ट्रक्चर आप देखो ना, ये जो आपका नेम है छोटा प्यूरिन, छोटे नेम वाले की मेंबर है तो कितने मेंबर्ड रिंग होती है? 9 मेंबर्ड। और बड़े वाले की 6 मेंबर्ड रिंग होती है। एक की 9 मेंबर्ड रिंग, एक की 6 मेंबर्ड रिंग। फॉस्फेट कैसा होता है? फॉस्फेट ऐसा दिखता है। और शुगर तो आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे OH का एब्सेंस होगा, O नहीं होगा यहाँ पे। डन है इतना सबको? यस मैम। चलो फिर आगे चलो। इतना हमने पढ़ लिया, डीएनए वर्सेस आरएनए नहीं पढ़ा। और एक और चीज, इनकी जो एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन, यूरासिल, इनकी स्ट्रक्चर बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ी है, इसलिए यहाँ पे नहीं बनवा रही मैं आप लोगों को। इनकी स्ट्रक्चर यहीं से देख लेना आप लोग। और बाकी डीएनए के एक हेलिक्स में कितना स्ट्रेंथ होती है, कितना साइज होता है एक हेलिक्स का? 3.4 नैनोमीटर। कितना? पिच बोलिए ना, 3.4 नैनोमीटर। एग्जैक्टली। अब आता है कि हमारे पास डीएनए 2.2 मीटर का डीएनए है और न्यूक्लियस का साइज है 6 × 10⁻⁻6। इस न्यूक्लियस के अंदर, इतने छोटे साइज न्यूक्लियस के अंदर 2.2 मीटर के डीएनए को हम कैसे फिट करेंगे? ऑब्वियसली बात है, मेरे को हाई लेवल ऑफ पैकेजिंग रिक्वायर्ड होगा। यस। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपका पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए हेलिक्स, उसको भी एनसीईआरटी से ही करता है। आ जाओ। तो अब मेरे को क्या करना है, 2.2 मीटर के डीएनए को फिट करना है किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। उसी को बोलता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में एक बेसिक सा डिफरेंस सभी को पता है क्या होता है? यस मैम। प्रोकैरियोट सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं और यूकैरियोट के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक में कोई भी न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता है, न्यूक्लियस की कोई कवरिंग नहीं होती।
इट मीन्स न्यूक्लियस का जितना भी मटेरियल हो सारा का सारा साइटोप्लाज्म के अंदर फिल रहेगा, और यूकैरियोटिक के अंदर जितना भी न्यूक्लियस का मटेरियल है वो सारा न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा, साइटोप्लाज्म में नहीं आने वाला। तो इसका मतलब प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए होगा वो भी तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही पैक होगा। तो साइटोप्लाज्म के अंदर Yes, ma'am. लेता है क्या, न्यूक्लियोइड। Nucleoid. लेता है न्यूक्लियोइड, बिकॉज डीएनए जो होता है वो पूरे सेल में स्कैटर्ड नहीं होता, साइटोप्लाज्म के एक छोटे से कॉर्नर में न्यूक्लियोइड की फॉर्म में ऑर्गेनाइज रहता है। इसकी फॉर्म में, न्यूक्लियोइड की फॉर्म में। और प्रोकैरियोटिक डीएनए को प्रोकैरियोटिक डीएनए को पैक करने के लिए मेरे को किसकी जरूरत पड़ती है, मेरे को जरूरत पड़ती है पॉलीअमीन्स की। पॉलीअमीन्स की हेल्प से हम डीएनए को पैक कराएंगे। पढ़ना स्टार्ट करो। देखो क्या बोलते हैं हमको, टेक द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर। इन बेस पेयर्स की डिस्टेंस लेके और टोटल बेस पेयर्स का काउंट लेके हमने डीएनए की लेंथ निकाल ली 2.2। पता है ना, दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर। 0.34 Yes. नैनोमीटर में कन्वर्ट करके उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितने बेस पेयर हैं टोटल, उससे मल्टीप्लाई करके 2.2 आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके चाहे देख भी लेना। A DNA that is far greater than the dimension of a typical nucleus, approximately 10 to the power -6 मीटर। इतने साइज के न्यूक्लियस के अंदर मेरे को 2.2 मीटर का डीएनए फिट कराना है। ठीक है, तो हम उसको कैसे फिट करा सकते हैं ये हमको पढ़ना है। इन प्रोकैरियोटिक, अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें, जैसे कि मेरे पास इकोलाई है, दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस। उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो उनका डीएनए स्कैटर्ड होगा कहाँ पे, थ्रू आउट द सेल। डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द Yes. सेल, एक छोटी सी फॉर्म में ऑर्गेनाइज रहेगा। उस फॉर्म को बोलेंगे न्यूक्लियोइड, बिकॉज डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, और हमें उसको किसके ऊपर रैप कराना पड़ेगा, एक पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रक्चर के ऊपर ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. DNA in nucleoid is organized in large by protein, but large साइज के लूप्स इसके अंदर पाए जाएंगे, आपका प्रोटीन बनवाएंगे। सिर्फ प्रोकैरियोटिक के बारे में इतना ही पढ़ना है। जो मेन अब चीजें पढ़नी है हमको यूकैरियोटिक के अंदर पढ़नी है, क्योंकि यूकैरियोटिक में हमारे पास स्पेस कम है ना न्यूक्लियस को पैक कराने के लिए। बताओ। Yes. वी हैव Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो न्यूक्लियस के अंदर फिट कराना है। प्रोकैरियोटिक के अंदर तो न्यूक्लियस नाम की ऐसी कोई चीज ही नहीं है, पूरे साइटोप्लाज्म में भी मैं उसको फिट करा सकती हूँ। अब देखो, इन यूकैरियोटिक दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। यूकैरियोटिक के अंदर ये जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। हमें डीएनए को पैक कराने के लिए स्पेशल टाइप के प्रोटीन यूज करने पड़ेंगे, और जो कि बेसिक इन नेचर होंगे। क्यों बेसिक इन नेचर लेने हैं, बिकॉज डीएनए इज एसिडिक इन नेचर। प्रोटीन Yes, ma'am. एक्वायर्ड चार्ज, प्रोटीन के ऊपर चार्ज किस बेसिस पे आता है, जिस टाइप के उसके पास अमाइनो एसिड होता है। हमें पता है अमाइनो एसिड एसिडिक इन नेचर होता है, बेसिक इन होता है, न्यूट्रल होता है, एरोमेटिक होता है, अलग अलग टाइप के होता है। उस बेसिस पे प्रोटीन के ऊपर चार्ज आता है। तो हिस्टोन बेसिक क्यों है, इसका मतलब इसके अंदर बेसिक अमाइनो एसिड्स होंगे ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Lysine or Yes, arginine. ma'am. होता है। हिस्टोन के अंदर कौन से बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, नाम याद रखना है, लाइसिन एंड आर्जिनिन। लिख लो जल्दी जल्दी Arginine. सभी को, लाइसिन आर्जिनिन, बहुत क्वेश्चन मिलेगा। दोनों के दोनों अमाइनो एसिड बेसिक इन नेचर है, प्लस दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है। हिस्टोन आपका जो होता है, हिस्टोन आपका एक ऑक्टेमर की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, बिकॉज हिस्टोन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है टोटल, 8 8. होता है। वो देखो H2A, H2B, H3, H4, ये चारों मिलके ऑक्टेमर बनाते हैं। कैसे, 1 2 3 4, 4 आगे की साइड और 4 इसके जस्ट बैक साइड में। जैसे H2A हो गया, इसके पीछे H2A हो गया, ये H2B, इसके पीछे भी H2B, ये H3, इसके पीछे भी H3, ये पीछे भी H4। ये क्या बन गया, एक Octamer. Optimal. इसी ऑक्टेमर के ऊपर मैं अपना डीएनए रैप कराऊंगी, इसी ऑक्टेमर के ऊपर। क्योंकि ये ऑक्टेमर कैसे नेचर का है, बेसिक इन नेचर है और Positive. पॉजिटिव है। Positive, negative. और डीएनए क्या है, Negative or acidic? Negative. Negative. Acidic. नेगेटिव। तो अपोजिट अट्रैक्ट्स ना,
पॉजिटिव Yes, चार्ज ma'am. के ऊपर इजीली रैप अप हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि भाई जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है इज रैप अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर। और जो स्ट्रक्चर बनेगी ना, मतलब बीच में हिस्टोन प्रोटीन या ऑक्टेमर, उसके ऊपर मैंने डीएनए रैप करा दिया। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम के अंदर डीएनए का कितना बेस पेयर पैक होता है? डीएनए के 200 बेस पेयर पैक होता है। और कितना टर्न लेता है ये, कितना टर्न लेता है उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। ये टर्न लेता है 1 and 3/4 ऐसे लिखते, एक पूरा टर्न लेगा और एक 3/4 टर्न लेगा। जैसे कि ये बीच में आपका ऑक्टामर है, एक ये ऑक्टामर है, एक ये ऑक्टामर है, ऊपर से आया मेरा डीएनए। अब डीएनए ने क्या किया, एक तो पूरा टर्न ले लिया और एक हाफ, ताकि फिर दूसरे वाले में पहुंच जाए। फिर एक पूरा टर्न लिया, फिर एक हाफ, फिर एक पूरा टर्न लिया, फिर एक हाफ, ऐसे। तो 1 3/4 इसमें आ गया डीएनए, 1 3/4 इस पे आ गया। और कितने बेस पेयर इसने ले लिए डीएनए के? 200 बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम में पैक हो गए, 200 यहाँ पे ऐसे पैक हो गए। और टोटल बेस पेयर कितने हैं? 6 × 10⁻⁻6, 10 to the power 6 × 10 नहीं मैम माइनस या +6? 9 आएगा बताओ। मैम 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर। और किसी को नहीं लगा 9 होना चाहिए? ध्यान नहीं है ना क्लास में आज? खुशबू, राधिका तो है, चलो हिमा, तनीषा। मैम 6.6 भी तो होगा। 6.6 ही होगा। मैंने बोला डीएनए के अंदर टोटल कितने बेस पेयर्स होते हैं? हाउ मेनी बेस पेयर्स इज फाउंड इन डीएनए? 6.6 मैम into 10 to the 6.6 power into 10 to the 9 power 6.6 into 10 to the power 9 base pairs. +9। Plus 9. प्लस 9. ये तो आप कंफ्यूज होते हो, वैसे क्यों कंफ्यूज होंगे? Power 9 base pair. 10 to the power 9 होगा, 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर। अब देखो एक न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने बेस पेयर आ रहे हैं? 200। अब इसको 200 से डिवाइड करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि हमारे डीएनए के कितने न्यूक्लियोसोम बनते होंगे डीएनए की हेल्प से। पता कर सकता है ना? Yes, ma'am. चलो, न्यूक्लियोसोम्स होता है कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिवर्स स्ट्रक्चर इन अ न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन। इसका मतलब क्या है? एक न्यूक्लियोसोम ये, फिर एक ये बन गया, एक ये बन गया, ऐसे बहुत बड़ी सी स्ट्रक्चर बन जाएगी ना, बिकॉज सिर्फ एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 2 से बेस पेयर आ रहा है। तो जो बड़ी सी रिपीटिंग यूनिट की स्ट्रक्चर बनेगी ना, इसी को बोलेंगे हम क्रोमेटिन। क्रोमेटिन मटेरियल बोल देते, लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें बहुत जल्दी डार्कली स्टेन हो जाती है। ये डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर आपको न्यूक्लियस के अंदर दिखाई देती है, जो आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो। दिख रहा है ना आपको? ये यहाँ पे बीच में डॉट डॉट्स, ये डॉट डॉट्स क्या? डॉट डॉट्स आर न्यूक्लियोसोम। और इसी को ऐसे लग रहा है ना, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। एक माला, मोतियों की माला है, जैसे एक थ्रेड है, उसके अंदर आपने छोटे छोटे मोती डाल दिए हुए हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ये देखो यहाँ पे, ये बीच में ऑक्टामर, इसके ऊपर आपने डीएनए रैप कराया। अब ये एक और एक्स्ट्रा चीज देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं हम H1 हिस्टोन। ये H1 हिस्टोन जो होता है ना, हमारा लिंकर की तरह काम करता है। क्योंकि आप खुद देखो, आप रैप कराते चले जा रहे हो, क्या गारंटी है कि भाई ये रैपिंग आपकी ओपन नहीं होगी? हो सकता है रैपिंग ओपन हो जाए। तो ये लिंकर डीएनए आपकी जो ने जो 1 और 3/4 टर्न लिया, इसको अपनी ही जगह पे फिक्स रखने का काम करता है। ठीक है? यस राधिका। मैम जो भी आपने स्ट्रक्चर बताया था ऑक्टामर का, तो उसमें भी मैम चारों के चारों जो ये मैम H2H2B और H3H4 है, ये आगे की तरफ भी इतनी रहती है, पीछे तरफ भी इतनी रहती है? दोबारा बोलो। मतलब मैम जो भी आपने बताया हिस्टोन प्रोटीन के बारे में, H2A H2B और H3 और H4 ऑक्टामर के अंदर, तो मैम आपने इसमें जो ये चारों ऐसे बताई है क्या कि मतलब चारों आगे भी रहेगी और चारों पीछे भी रहेगी? हाँ एग्जैक्टली, ऑक्टामर तभी तो बनेगा। ओके। आगे पीछे भी हो सकता है, लेफ्ट एंड राइट भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ऑक्टामर का मतलब है 8 स्ट्रक्चर उसके अंदर प्रेजेंट है। यहाँ तक सबको एक एक चीज क्लियर हुई है नहीं? बताओ जल्दी से।
Yes, एक क्वेश्चन था मैम। तो क्रोमेटिन बोलेंगे। न्यूक्लियोसोम के रिपीटिव यूनिट्स को क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन, जो कि डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर पाई जाती है न्यूक्लियस के अंदर। क्वेश्चन ही पूछ लेंगे, जो आपकी न्यूक्लियस के अंदर डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर पाई जाती है वो किससे बनी होती है, किसकी रिपीटिव यूनिट होती है, या उसको क्या बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन। उसको क्या मॉडल का नाम दिया गया? क्या मॉडल दिया था? बीड्स ऑन स्ट्रिंग, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखी जा सकती है। बीड्स ऑफ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन इज पैक्ड। जो हमारी ये बीड्स बने, ये स्ट्रक्चर, इसको और ज्यादा पैक करा के हमने क्या बना दिया? क्रोमेटिन फाइबर बना लिया, मतलब और ज्यादा कॉइलिंग करा दी। और फिर उसकी और फर्दर कॉइलिंग करा के हम क्या बना लेते हैं? क्रोमोसोम बना लेते हैं। आपने पढ़ा है माइटोसिस के अंदर, आपका सेकेंड वीक का जो टारगेट है उसके अंदर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला, सॉरी, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन मैम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, है ना। तो उस वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे कि आपका जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, क्रोमेटिन मटेरियल को पैक करा के हम क्रोमोसोम्स बनवाते हैं। और क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ कौन सी सेल में दिखाई देते हैं? नॉर्मल सेल में, डिवाइडिंग सेल में? डिवाइडिंग सेल में, डिवाइडिंग सेल में। डिवाइडिंग सेल, वो कौन सी स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम की बेस्ट मॉर्फोलॉजी आप स्टडी कर सकते हो? मेटाफेज, वही तो लिखा हुआ है इन्होंने कि फर्दर कॉइल्ड हो जाता है, कंडेंस हो जाता है मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन टू फॉर्म क्रोमोसोम। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन की जो पैकेजिंग है बहुत हायर लेवल की, रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट आर कलेक्टिवली रिफर्ड एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। देखो, अब एक और चीज समझ में आती है कि अब तक हमने ना दो टाइप की पैकेजिंग कराया। एक पैकेजिंग को बोलते हैं लोअर लेवल ऑफ पैकेजिंग, जिस पैकेजिंग में मैंने क्या कराया? अपने डीएनए को किसके ऊपर रैप करा दिया? हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर रैप करा दिया। हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर रैप करा के मेरे क्या बन गए? न्यूक्लियोसोम्स। फिर न्यूक्लियोसोम से क्रोमेटिन बन गया, क्रोमेटिन से क्रोमेटिन मटेरियल बन गया। अब उस क्रोमेटिन मटेरियल को और ज्यादा टाइटली मेरे को पैक कराना पड़ेगा। तो उसको पैकिंग कराने के लिए हम उसको बोलेंगे हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग। हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग के लिए हम, क्योंकि हमने पहले हिस्टोन प्रोटीन यूज किए लोअर लेवल ऑफ पैकेजिंग के लिए, तो हायर लेवल के लिए कौन से यूज करेंगे? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल क्रोमोसोम। क्या? इन द टिपिकल न्यूक्लियस, अगर हमें टिपिकल न्यूक्लियस की बात करें, सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक। कुछ पार्ट होता है डीएनए का या क्रोमेटिन मटेरियल जो बहुत लूजली पैक होता है, जिसको हम बोलते हैं आपका यूक्रोमेटिन, और ये लाइटली स्टेन भी होता है। और कुछ पार्ट होता है जो बहुत टाइटली पैक्ड होता है, डेंसली पैक होता है, और उसके अंदर कलर भी डार्क आता है, उसको बोलते हैं हम आपका हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रो, उसमें पड़ा है बार बॉडी फॉर्मेशन में एक क्रोमोसोम का हेट्रोक्रोमेटिनाइजेशन कराते हैं। यस मैम, हेट्रोक्रोमेटिनाइजेशन में क्या कराते हैं? उसको बहुत ज्यादा टाइटली पैक करा देते हैं। यस मैम, और टाइटली पैक कराने से वो क्या बन जाता है? इनएक्टिव बन जाता है ना। यस मैम, यूक्रोमेटिन ऑलवेज एक्टिव रहेगा, हेट्रोक्रोमेटिन ऑलवेज इनएक्टिव रहेगा। सब कुछ सॉर्टेड यहाँ तक? बताओ जल्दी जल्दी से। यस मैम, किसी को कोई? एक बार रिपीट। मैंने बोला कि जो हमारा क्रोमेटिन मटेरियल है ना, उसके अंदर दो टाइप की पैकेजिंग पाई जाएगी, पहले लोअर लेवल फिर हायर लेवल। फिर बात करते हैं कि वो पैकेजिंग कैसी होगी। एक तो होगी बहुत लोअर लेवल, मतलब एक ऐसी पैकेजिंग जिसमें मैं लूजली पैक कराऊंगी चीजों को। जब मैं लूजली पैक कराती हूँ तो मेरी चीजें एक्टिव रहती हैं, उनके बीच में स्पेस रहता है बहुत सारा, ऐसे समझ लो। एक्टिव रहेगी वो, कलर भी ज्यादा अच्छे से स्टेनिंग नहीं होगा, लाइट कलर स्टेन होगा। लेकिन जब मैंने बहुत ज्यादा टाइट चीजों को पैक करा दिया, वो टाइट हो जाएंगी, वो इनएक्टिव बन जाएंगी, कलर भी बहुत जल्दी रिटेन कर लेंगी अपने अंदर। बस यही है। तो दो टर्म्स, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। यू हेट्रो, ये करेला का बच्चा है, ठीक है। देयर एनी डाउट? नो मैम, चलो, अब थोड़ा सा ये लिख लो कि हमारे पास जो डीएनए होता है वो थोड़े अलग अलग टाइप की होता है। सपोज वी हैव 5 टाइप ऑफ डीएनए। जेड डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए एंड डी डीएनए। इसमें से कौन से टाइप का डीएनए होता है जो ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट? ह्यूमंस का डीएनए राइट हैंडेड होता है ना, राइट हैंडेड फैशन में। और एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर होते? 10 बेस पेयर होते हैं हेलिक्स में।
इसका मतलब यही वाला हमारा ह्यूमन डीएनए है। इसके अलावा अगर आप ए डीएनए देखो, ए डीएनए भी राइट ही होता है, लेकिन इसके अंदर बेस पेयर होता है 11 बेस पेयर। जो जेड डीएनए होता है ये सिर्फ लेफ्ट हैंडेड होता है, होता है। ये लेफ्ट हैंडेड होता है। और कितने बेस पेयर इसके अंदर होते हैं? 12 base pair. This is again right-handed, 9 base pair. This is again right-handed, 8 base pair. ऐसे याद रखना। मैम एक बार लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड एक्सप्लेन कर दो। देखो राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड में बात आती है कि टर्न उसका कैसा है। राइट हैंडेड का मतलब होता है कि उसका जो टर्निंग है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर स्टार्ट हो रही है, लेफ्ट हैंडेड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट हो रहा है। जैसे सपोज आपकी जो उसका कॉइलिंग है वो ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ऐसे, दिस इज राइट हैंड। और अगर ऐसे स्टार्ट हो रहा है, दिस इज लेफ्ट हैंडेड। ये सब नाम याद रख रहे हैं बिकॉज डीएनए को हम इतना ज्यादा तो नहीं इजीली देख नहीं सकते हैं, देख के नहीं बता सकते राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड है। वो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखना पॉसिबल होता है, और वो थ्री डी उसकी इमेज में हम पता लगाते हैं, तो इसलिए हम उसको ड्रॉ भी नहीं कर सकते इजीली। ठीक है। ओके मैम। बैक्टीरिया में कौन से टाइप का डीएनए होता है? बैक्टीरिया के अंदर भी आपका बीडीएनए ही पाया जाता है, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज। कशिश वो देखा है क्लॉक? अपने दीवार पे देखो क्लॉक किस डायरेक्शन में चल रहा है। सुई ऐसे चलती है ना क्लॉक की, ऐसे मैम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है। ऐसे चलती है हमेशा। बैक्टीरिया में भी बीडीएनए होता है। हाँ, बैक्टीरिया में भी बीडीएनए होता है। डन यहाँ तक सबका? यस मैम। यस मैम। ये आ गया हमारा नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स तक हम लोगों ने पढ़ लिया। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल हम पढ़ चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन वाला ये भी पूरा पढ़ चुके हैं। अब आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हाँ जी मैम डीएनए को हाईली पैक्ड क्यों कराया? डीएनए को हाईली पैक इसलिए कराना पड़ा ना बिकॉज डीएनए का साइज 2.2 मीटर है, और जिसके अंदर मेरे को डीएनए को फिट करना है उसका साइज 6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर है। 6.6 है ना into 10⁻⁻6। भाई वो 6.6 बेस पेयर में है राधिका। ओनली 6 है। 6, हाँ ये ओनली 6 है। ये नहीं, जो न्यूक्लियस का साइज, अच्छा न्यूक्लियस का साइज 6 हटा ही दो, हटा दो 6। न्यूक्लियस का साइज लिख लो 10⁻⁻6, क्योंकि पूछेंगे तो है ही नहीं, सिर्फ इमेजिनेशन के लिए बताती हूँ मैं आप लोगों को। 10⁻⁻6 न्यूक्लियस का साइज, और डीएनए के अंदर बेस पेयर होता है 6 इंटू 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। 9 6.6 इंटू 10⁻⁻, सॉरी +9 बेस पेयर। ठीक है, सार्थक कोई डाउट है? यस मैम। बताओ। मैम डीएनए को पैक करने के लिए उसे मतलब अ, अ, मैं थोड़ी देर में पूछता हूँ। वॉइस सार्थक आपका। बोलो सार्थक बोलो। चल मैम डीएनए को करते हैं जब हम, तो उसे टाइटली पैक करते हैं, लेकिन जब हम उसके अंदर कोई नया रिकॉम्बिनेंट वेक्टर डालेंगे डीएनए को कट करके, तो क्या उसकी लेंथ वेरी होगी? नहीं, उसकी लेंथ वेरी नहीं करती है। अगर आपने जैसे बायोटेक की बात कर रहे हो ना, कि बायोटेक के अंदर हम कोई नया जीन उसके अंदर इंसर्ट कर रहा है, ये बोल रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि नया जैसे डीएनए है, उसको हमने कट किया और उसमें नया जीन इंसर्ट किया, तो उसकी लेंथ वेरी होगी या नहीं? अगर लेंथ वेरी होगी तो उसकी पैकेजिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? लेंथ कभी भी, चाहे आप जीन इंसर्ट करो या जीन निकालो, क्योंकि आप जीन की रिप्लेसमेंट करते हो, एक नया जीन इंसर्ट नहीं करोगे कि 2.2 मीटर का डीएनए आपने 10 बेस पेयर्स को और वहां पे इंसर्ट कर दिया। ऐसे कभी नहीं होगा, कोई सीक्वेंस निकाल के उसकी जगह पे रिप्लेस कर पाओगे। कोई नया सेगमेंट ऐड नहीं कर सकते आप ह्यूमन डीएनए के अंदर, सिर्फ रिप्लेसमेंट पॉसिबल है।
ठीक है। और जब भी हम ये रिप्लेसमेंट वाला ये कोई भी जीन थेरेपी या कुछ भी टेक्निक्स लगाते हैं तो हमेशा डीएनए के ऊपर लगाते हैं, और डीएनए तो किस फॉर्म है, क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम, तो हमें क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम को क्या करना पड़ेगा, डीएनए का के सीक्वेंस में लेके आना पड़ेगा, पहले उसकी अनवाइंडिंग करनी पड़ेगी। जैसे अभी हम वो पढ़ेंगे ना रेप्लिकेशन, आपको वहां पे पता चलेगा कैसे हम अनवाइंडिंग करा रहे हैं। ठीक है, ओके मैम। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए, की डीएनए और आरएनए के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या इनके बीच में डिफरेंसेस, और इन दोनों में से कौन बेटर जेनेटिक मटेरियल हम जिसको कंसीडर करता है। फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन, जो पहले हमने सारा डिस्कशन किया, इससे हमें ये पता चला कि प्रोटीन वर्सेस डीएनए में जो मेरा डीएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल है, unequivocally resolved from Hirsch and Chas, unequivocally without any exception, without any contradiction, हमें पता चल गया डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। It became an established fact that it is DNA that act as a genetic material। ये हमें पता चल गया कि भाई डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करेगा। बट क्वेश्चन आता है सम वायरसेस का, भाई वायरसेस के अंदर तो डीएनए होता ही है, लेट्स सी एग्जांपल, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, तो फिर डीएनए किसी के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल, किसी के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, क्या दोनों स्ट्रक्चर सेम है, क्या डिफरेंट है इन दोनों के अंदर, या इनमें से कौन सा बेटर जेनेटिक मटेरियल है, उसके पीछे की कहानी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आरएनए जेनेटिक मटेरियल किस किस का, टोबैको मोज़ेक वायरस और आपका क्यूब। एग्जाम्पल दिया है तो याद तो रख ही लेना, ठीक है, एनसीईआरटी ने दिया एग्जाम्पल याद रखना है। आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपको फाइंड आउट करना है। पहला, व्हाई डीएनए इज द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल। नंदिनी आज इतना लेट कैसे क्लास में, सो के नहीं उठे थे? नहीं मैम, लाइट नहीं थी और इस वजह से वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था फोन, सॉरी मैम। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना। तो ये बोलते हैं Yes, कि ma'am. डीएनए ही प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है, वेयर एज जबकि जो आरएनए है ना वो एक डायनेमिक फंक्शन ऑफ मैसेंजर दिखाता है, एक अडेप्टर की तरह भी काम करता है, हैज टू बी फाउंड फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ टू न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। इन दोनों न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए के बीच में कुछ डिफरेंसेस मिले स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी, उन डिफरेंसेस को देखते हैं। पहला, दोनों के पास क्या कैपेबिलिटी, ए मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, मतलब ये बोल रहे हैं कि डीएनए और आरएनए अगर हम इन दोनों को जेनेटिक मटेरियल मानना चाहते हैं, जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि किस सब्सटेंस को हम जेनेटिक मटेरियल कंसीडर करेंगे। तो ये बोलते हैं कि भाई अगर किसी को हमें जेनेटिक मटेरियल मानना है तो उस जेनेटिक मटेरियल के अंदर पावर होनी चाहिए कि खुद से रेप्लिकेट कर पाए, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स ओन रेप्लिका। वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, उसके अंदर जल्दी जल्दी म्यूटेशन भी ना हो, स्लो म्यूटेशन हो जिसकी वजह से इवोल्यूशन भी होता रहे, एंड जो मेंडलियन कैरेक्टर है उसमें वो अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पाए। 4 प्रॉपर्टीज, रेप्लिकेशन वो इजीली कर पाए, केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल हो, स्लोली म्यूटेशन भी हो, और मेंडलियन कैरेक्टर को भी वेरीफाई करे। अगर ये दोनों चारों के चारों कैरेक्टर डीएनए में है तो इट मींस डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, और अगर ये सारी प्रॉपर्टी आरएनए में है तो हम आरएनए को जेनेटिक मटेरियल मान लेंगे। सिंपली इन्होंने ये दे दिया हमको। इफ वन एग्जामिन, अगर कोई एग्जामिन करता है ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन, एक एक रिक्वायरमेंट को वन बाय वन देखें, बिकॉज द रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री, रूल ऑफ बेस पेयरिंग का मतलब वही एडेनिन और डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड थाइमिन, ये वाला, और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए कि प्यूरिन और पिरिमिडिन एक दूसरे के अपोजिट होंगे हमेशा, दोनों के दोनों न्यूक्लिक एसिड्स में हो रहे हैं, ये दोनों के दोनों वेरीफाई दोनों में है, तो एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन, इससे हमें पता चलता है कि दोनों के दोनों डुप्लीकेट कर सकते हैं इजीली। अदर मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम सच एज प्रोटीन फेल टू फुलफिल फर्स्ट क्राइटेरिया इटसेल्फ। अभी डीएनए आरएनए के साथ साथ इन्होंने प्रोटीन भी ले लिया कि प्रोटीन को क्यों जेनेटिक मटेरियल नहीं मानते, क्योंकि प्रोटीन के अंदर कोई बेस पेयरिंग नहीं होती, कोई कॉम्प्लीमेंट्री मटेरियल नहीं होता, तो जिसकी वजह से एक प्रोटीन से दूसरा प्रोटीन नहीं बना सकते ना हम, लेकिन डीएनए आरएनए बना सकता है। नेक्स्ट, जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ, कि भाई जेनेटिक मटेरियल इतना ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, ना तो आपकी एज के साथ, ना इन्वायरमेंट के साथ, ना फिजियोलॉजी के साथ, ना आपकी लाइफ की अलग अलग साइकिल्स में चेंज हो, स्टेबल होना चाहिए। स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, जो सबसे बड़ी
प्रॉपर्टी है जो हमें देखी गई किसमें, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में। क्योंकि जब हमने एस बैक्टीरिया को किल कर दिया था, उसकी जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। इट मीन्स वो अनडिस्ट्रॉयबल होना चाहिए, इजिली चेंज ना हो। वो ग्रिफिथ वाले एक्सपेरिमेंट से पता चला था ना, प्लीज डिड नॉट डिस्ट्रॉय सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। दिस नाउ कैन इजिली बी एक्सप्लेन इन लाइट ऑफ द डीएनए कि जो दो स्ट्रैंड होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, अगर हम उनको हीटिंग करा के सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन फिर वापस से सही टेम्परेचर देके उन दोनों स्ट्रैंड्स को ज्वाइन भी करा सकते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज डीनेचुरेशन, हीटिंग ऑफ अ डीएनए। डीएनए को जब हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो डीएनए के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो ब्रेक हो जाता है। डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, तो डीएनए कैसा हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड बन जाएगा, और वापस तो एक टेम्परेचर दे देंगे तो वो वापस से ज्वाइन हो जाएगा। उसको क्या बोल देंगे हम, रीनेचुरेशन। जब एप्रोप्रिएट कंडीशन दिया उसको, देन अगेन इट फॉर्म रीनेचुरेशन। वन लाइन दोबारा बता दीजिए जो भी आपने ये पढ़ के बताई हीटिंग वाली। ये मैंने बोला, ये बोलता है कि भाई ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से ना हमको ये प्रूफ होके आया था कि जो जेनेटिक मटेरियल ना वो बहुत ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, वो आपकी लाइफ साइकिल्स में चेंज ना हो, है ना, वो आपकी एज के साथ चेंज ना हो, वो फिजियोलॉजी के साथ, वो किसी भी तरीके से चेंज नहीं होना चाहिए। फिर कैसे बोला इन्होंने इस चीज को, वो इसलिए क्योंकि जो एस्किल्ड था, एस बैक्टीरिया था, हमने उसको हीट किया, हीट करके वो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब वो वायरुलेंट नहीं रहा था, क्योंकि उसका बाहर का म्यूकस कोट डिस्ट्रॉय हो गया था विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, लेकिन उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो एज इट इज रहा था, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आया था। तो ये बोलता है कि डीएनए के अंदर भी ये प्रॉपर्टी है कि अगर डीएनए को आपने हीट कर दिया बहुत ज्यादा तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। डीएनए इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर get unwind and separate by breaking its hydrogen bond. This process is known as denaturation. लेकिन अगर आप उसको वापस से सेम टेम्परेचर प्रोवाइड करा दोगे, नॉर्मल टेम्परेचर दे दोगे, तो वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड वापस से बना लेगा। स्टेबल है ना, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है आपका डीएनए, स्टेबल है। तो सेकंड प्रॉपर्टी हुई ना क्लियर। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, रेप्लिकेशन होना चाहिए, प्रोटीन रेप्लिकेट नहीं करता, डीएनए आरएनए करता है। सेकंड प्रॉपर्टी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल हमने प्रूफ कर दिया डीएनए है। यस मैम। एवरीवन, कनिका, नंदिनी, यस मैम। चलो फिर देखो आगे क्या बोलता है। फिर आगे बोलते हैं हमको कि भाई फर्दर 2OH ग्रुप प्रेजेंट एट वेरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए, मतलब जो उसकी राइबोस शुगर है आरएनए के अंदर, उसके अंदर जो सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप है ना, उस OH ग्रुप की वजह से जो आरएनए बहुत ज्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल बन जा रहा है और बहुत ज्यादा लिबाइल एंड इजीली डिग्रेडेबल, जबकि डीएनए क्या है, स्टेबल है, डीएनए इजीली चेंज नहीं होता। और जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो हमारी नोबल गैसेस होती है, व्हाई वी कॉल देम इनर्ट गैसेस, स्टेबल होती है। उनका जो ऑक्टेट होता है ना बाहर का, वो बिल्कुल फुलफिल, ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, उनको ना इलेक्ट्रॉन्स लेने की जरूरत है ना इलेक्ट्रॉन्स देने की जरूरत है, कॉन्फ़िगरेशन पूरी है उनकी। तो इट मीन्स वो नॉन रिएक्टिव है। और लेकिन कोई सब्सटेंस है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसको तो इलेक्ट्रॉन्स लेने, या तो इलेक्ट्रॉन्स लेगा या अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा। दो ही तो केसेस करता है कोई भी चीज अपने आप को रिएक्टिव बनाने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। हर किसी को लाइफ में क्या चाहिए आज के टाइम में, स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए ही लोग मेहनत करते हैं। अगर स्टेबिलिटी नहीं चाहिए होगी तो भाई कोई मेहनत ही क्यों करेगा। तो जो स्टेबल नहीं है वो रिएक्टिव, इट मीन्स। तो आरएनए क्या है, सेकंड OH पोजीशन पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो आरएनए है उसकी सेकंड पोजीशन पे जो OH ग्रुप है वो आरएनए को कैसी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करा रहा है, वो उसको रिएक्टिव बना रहा है बहुत ज्यादा, और लेबाइल बना रहा है, और इजीली वो डिग्रेड हो सकता है। तो इसीलिए जो आरएनए है वो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी दिखाता है, कैटलिस्ट की तरह भी दिखा सकता है वह, हेंस इट इज वेरी रिएक्टिव। जबकि डीएनए के अंदर तो सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप होता ही नहीं है, तो इट मींस डीएनए क्या है और रिएक्टिव नहीं, रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो इट मींस वो स्टेबल है।
एज कंपेयर टू द आरएनए। Yes. तो आया समझ में क्यों डीएनए जेनेटिक बेटर जेनेटिक मटेरियल है एज कंपेयर टू द आरएनए? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है आरएनए के अंदर है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रिएक्टिव और लेबाइल बन रहा है। एक और रीजन थाइमिन। थाइमिन जो है वो हाँ, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, जबकि आरएनए के अंदर यूरासिल प्रेजेंट है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली डीएनए इज मोर स्टेबल एंड डीएनए इज नोन एज बेटर जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि जो हमारा कोरोना वायरस है, लेट्स सपोज कोरोना वायरस के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए ना होकर डीएनए होता, तो आज के टाइम में उसके इतने सारे वेरिएंट्स थोड़े ना पाए जाते भाई, वो तो स्टेबल होता। no ma'am. एक उसका नया वेरिएंट बन गया, वही कई साल तक जीता रहता। इतनी पॉपुलेशन आज के टाइम में थोड़ी ना वेस्ट करता हो। Yes. फिर बोलता है कि जो आरएनए और डीएनए होता है वो दोनों के दोनों, क्योंकि फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि भाई इजीली म्यूटेशन होना चाहिए, बहुत स्लो म्यूटेशन होना चाहिए, स्लो म्यूटेशन। अब आरएनए जो है वो तो भाई रिएक्टिव है बहुत ज्यादा, उसके अंदर तो म्यूटेशन फास्ट स्पीड से होगा। म्यूटेशन फास्ट, एग्जाम्पल कोविड का हमें पता ही है। तो इट मीन्स इसीलिए हम आरएनए को बेटर जेनेटिक मटेरियल नहीं मान सकते। आरएनए और में Yes. मैम डीएनए में जैसे थाइमिन होता है, तो थाइमिन में एक मिथाइल ग्रुप होता है, उसकी वजह से वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है ना। इससे ज्यादा स्टेबल होता है। एग्जैक्टली। मैम HIV में भी फास्ट म्यूटेशन होता है। हाँ, HIV के अंदर भी जितने भी वायरसेस हैविंग आरएनए इज देयर जेनेटिक मटेरियल, उन सब के अंदर फास्ट म्यूटेशन। ओके मैम मैम। हमने HIV तो केवल एक ही सुना, उसके वेरिएंट के तो नाम ही नहीं सुने। आपने, जब मैंने आपको HIV पढ़ाया था वहां पे एक चीज देखी गई, इट हैज 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है उसके अंदर, दोनों के दोनों मिलके स्टेबिलिटी बना देता है उसके अंदर। एंड कभी कभी वो डबल स्ट्रैंडेड में भी कन्वर्ट हो जाता है। मतलब स्टेबिलिटी मतलब वो अपने आप को डबल स्टैंडर्ड बना के कर लेता है उस बॉडी के अंदर। स्टेबिलिटी का मतलब होता है आपका, स्टेबिलिटी इन द सेंस कि भाई वो किसी के साथ रिएक्ट ना करे, अपने आप को कन्वर्ट ना करे किसी और दूसरी फॉर्म में, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहे। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम कितने साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं? जब से हमने बहुत इवोल्यूशन चैप्टर में हमने पढ़ा, इवोल्यूशन चैप्टर में कि भाई बहुत लोग थे, मिलियंस ऑफ साल पहले थे वो लोग, यस मैम। जो अलग दिखते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे ह्यूमंस बने, होमोसेपियंस आए, तब से हम होमोसेपियंस ही चल रहे हैं। अब हो सकता है कि आज से लेके कुछ 1000 मतलब 10,000 या मिलियंस ऑफ साल बाद हमारे अंदर म्यूटेशन आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए ना कि आरएनए। अगर हमारा जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता ना, तो हमारे मम्मी पापा कुछ और दिखते और हम कुछ और दिखते। यस इतना फास्ट म्यूटेशन होता है। ठीक है, तो वायरस इज हैविंग आरएनए जीनोम, तो इसलिए उनका जो लाइफ स्पैन होता है शॉर्ट होता है, इजिली म्यूटेट करेंगे, और जितना जल्दी म्यूटेट करेंगे उतना ही ज्यादा इवोल्यूशन उनके अंदर फास्ट होता चला जाएगा। आरएनए जो होता है वो डायरेक्टली प्रोटीन को सिंथेसिस कर सकता है, तो इसलिए आरएनए फिर वही प्रोटीन हमारा कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि भाई आरएनए फिर क्यों जरूरी है, उसका तो कुछ काम ही नहीं होना चाहिए। तो उसका मेन रोल यहाँ पे ये होता है, इसीलिए हमने एक टॉपिक पढ़ते हैं आरएनए वर्ल्ड, प्रोटीन बनाने के टाइम। है ना। क्योंकि आपने सेंट्रल डॉगमा में भी बताया था कि भाई डीएनए चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जरूरत तो आखिरकार उसको आरएनए की पड़ेगी ही पड़ेगी। अकेला डीएनए कुछ नहीं कर सकता, अकेला डीएनए किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। आरएनए सब कुछ है उसके लिए, क्योंकि अर्थ पे जो सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल आया था ना वो आरएनए था। और मैम डीएनए जो है वो आरएनए से इवॉल्व हुआ है ना। एग्जैक्टली, डीएनए भी आरएनए से ही इवॉल्व हुआ है। गुंजन, एनी डाउट? मैम फास्ट म्यूटेशन अच्छा क्यों नहीं होता। बेटा जितना ज्यादा फास्ट म्यूटेशन होगा, अब वो म्यूटेशन आपको डिपेंड करेगा कि आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में और नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। जरूरी थोड़ी ना हर बार पॉजिटिव डायरेक्शन में, बिकॉज म्यूटेशन इज अ रैंडम चेंज, रैंडम है, सडन चेंज है, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। और जितना ज्यादा फास्ट होगा उतनी ही ज्यादा रिस्क वाले केसेस वहां पे बढ़ेंगे उस इंडिविजुअल के, उस स्ट्रक्चर के डिस्ट्रॉय होने के। ओके मैम। फिर तो वो डीएनए ही बन जाएगा ना। मैम क्या हम आरएनए में
यूरासिल हटाकर थायमिन लगाकर स्टेबल बना सकते हैं आरएनए को। लेकिन फिर वो राइबोस शुगर वाला कॉन्सेप्ट रह जाएगा ना, दो चीजें स्टेबिलिटी दे रहे हैं डीएनए को। सेकेंड पोजीशन से अगर आपने वहां पे ऑक्सीजन हटा दिया और यूरासिल की जगह थायमिन लगा दे तो फिर तो डीएनए बन जाएगा। फिर क्या डिफरेंस है उसमें? बस डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और उसमें बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नेवर एग्जिस्ट, क्योंकि हमारी बॉडी में एक रिस्क फैक्टर होता है RISC जो आता है और डीएनए के आरएनए के डबल स्ट्रैंड में से कोडिंग स्ट्रैंड को कट कर देता है ना। चलो, is dependent on RNA for synthesis of protein and protein synthesis machinery have evolved around RNA. Above discussion indicate that both RNA and DNA act as a genetic material. एक सेकेंड रुकना।
हेलो, am I audible? यस मैम। यस यस मैम। मैम। देखो बच्चे, तो कौन सा टॉपिक पे आ गए थे हम? यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना कि डीएनए एंड आरएनए कैन फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल, दोनों के दोनों जेनेटिक मटेरियल के जैसे फंक्शन कर सकते हैं। फिर बट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल, जो डीएनए है वो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हम उसको प्रेफर करते हैं किसके लिए? जेनेटिक, सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए को ही दी गई है, ना कि आरएनए को दी गई है। फिर वही डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होगा एंड देन आरएनए उसको एक्सप्रेस करेगा प्रोटीन की फॉर्म में। डन यहाँ तक सबको? यस मैम। अब आ जाओ नेक्स्ट, आरएनए वर्ल्ड। आरएनए को आरएनए वर्ल्ड क्यों बोला गया, ये तो डिस्कशन से समझ में आ गया, बिकॉज आरएनए जो था वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था। क्वेश्चन आ सकता है विच वन इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, किसको पहला जेनेटिक मटेरियल कंसीडर करा जाता है, वो होता है हमारा आरएनए। There is now enough evidence to suggest that essential life process जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, ये सब हो गए, क्योंकि ये सब एविडेंसेस की वजह से पता चला हमारे पास कि भाई आरएनए ही बेस्ट जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि इवॉल्व हुआ है कहाँ से, मतलब सॉरी, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो कि इवॉल्व हुआ है अराउंड आरएनए। सारे प्रोसेस जो है आरएनए के चारों तरफ ही चलते हैं। आरएनए यूज्ड टू एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल और कैटलिस्ट दोनों की तरह वर्क करता है। देर आर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस इन लिविंग सिस्टम, हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस है जो जिसको आरएनए कैटेलाइज करता है, ना कि प्रोटीन से बने हुए एंजाइम्स। बट आरएनए बीइंग अ कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल। अभी कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है, रिएक्टिव है तो ये अनस्टेबल है। देयरफॉर डीएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, जो डीएनए है वो आरएनए से ही इवॉल्व हुआ है विद केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक इट मोर स्टेबल, जिसकी वजह से इसको ज्यादा स्टेबल बना देता है। डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है एंड उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, फर्दर रेजिस्ट चेंज बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग। डबल स्टैंडर्ड है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसलिए उसके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा है, वो चेंजेस को रेजिस्ट करता है कि उसके अंदर इजीली कोई भी चेंज ना हो पाए। या सब कुछ मैम टफ। जो भी आपने यस मैम। मेटाबॉलिज्म वाली चीज़ बताई थी आरएनए के अंदर, मैम ये वाली लाइन एक बार दोबारा बता दीजिए। कौन सी वाली? मैम मेटाबॉलिज्म वाली। ये बोलता है कि भाई देर इज नाउ एविडेंस टू सजेस्ट दैट, हमें ये पता चला है कि हमारी लाइफ प्रोसेस के बहुत सारे एसेंशियल प्रोसेस, जैसे कि हमारा मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, इनको मिला के बोलता है ना मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसलेशन प्रोसेस चल रहा है, ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, इससे बनेगा, आरएनए से बनेगा। स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग भी अभी आपको समझाऊंगी, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, इससे आरएनए के अंदर ही होता है। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा सारे के सारे मेजर प्रोसेस है वो सब आरएनए के चारों तरफ ही घूमता है। तो इट मींस कहीं ना कहीं ये सब आरएनए से ही स्टार्ट हुए हैं। ओके डन। अब आ जाओ रेप्लिकेशन प्रोसेस पे। रेप्लिकेशन प्रोसेस मैं आप लोगों को सिंपली समझाऊंगी अपने वे में। तो सबसे पहले देखो, रेप्लिकेशन का मतलब होता है डुप्लीकेशन करना। पहले डीएनए से डीएनए, फिर डीएनए से एमआरएनए, फिर डीएनए से डीएनए, रेप्लिकेशन। डीएनए से ट्रांसलेशन। एमआरएनए से प्रोटीन, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। तो हमको ये प्रोसेस पढ़ना है कि एग्जैक्टली हम डीएनए से डीएनए बनाएंगे कैसे। तो पहला पॉइंट है कि डीएनए से डीएनए बनाना, रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। सेमी कंजर्वेटिव एंड इसके साथ साथ ये सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस भी है। दिस इज ऑल्सो बाई डायरेक्शनल। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम होगी। एंजाइम कौन सा यूज करेंगे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब ये जो लाइन है ना, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इसको थोड़ा सा समझो। हमेशा
डिपेंडेंट उसको लिखेंगे हम, डिपेंडेंट के सामने वो लिखेंगे जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। मैं डीएनए से डीएनए बनवा रही हूँ ना यहाँ पे, तो किसके ऊपर मैं यस मैम। डिपेंड हूँ? डीएनए के ऊपर। तो मतलब डीएनए डिपेंडेंट है और बनवा क्या रही हूँ, क्या पॉलीमराइज करा रही हूँ डीएनए। तो डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज। लेट्स सपोज मेरे को आरएनए से डीएनए बनवाना है, तो कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। आरएनए से। और अगर आरएनए से आरएनए बनवाना, RNA डिपेंडेंट आरएनए RNA डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये चीज समझ में आई, डिपेंडेंट और पॉलीमरेज कहाँ पे लिखेंगे? फिर नेक्स्ट कि ये हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन होता है, एक स्पेसिफिक साइट पे होता है, उस साइट को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इतनी चीजें लिखो जल्दी से। मैम एक डिपेंडेंट वाली बातों पे जिसके ऊपर डिपेंड है, जिसके ऊपर काम करेंगे, जिसकी हेल्प से बनवाएंगे वो डीएनए, वो डिपेंडेंट हो जाएगा। और जो बनवाएंगे, जिसका सिंथेसिस करेंगे, वो पॉलीमरेज। मैम यहाँ पे तो हम आरएनए से डीएनए बना रहे थे ना, तो वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज ही आने देना चाहिए था। यहाँ पे हम डीएनए से डीएनए बनवा रहे हैं ना, तो डीएनए पे वर्क कर रहे हैं, डीएनए से डीएनए बनवाएंगे। मैम कि आज डीएनए बनाना है, तो उसके केस में तो यहाँ पे आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। अगर मेरे को हाँ आरएनए से डीएनए बनवाना है, तो आरएनए पे वर्क कर रहे हैं मींस आरएनए डिपेंडेंट, और डीएनए बनवा रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज। ओके। और यहाँ अगर पे पॉलीमरेज का क्या मतलब है? पॉलीमरेज का मतलब पॉलीमराइजेशन करवाना, सिंथेसिस करना, पॉलीमराइजेशन करना। डीएनए का सिंथेसिस करना। डीएनए का सिंथेसिस करेंगे, डीएनए से एक और डीएनए बनवाएंगे। ओके मैम। मैम नोट कर लिया। कर लिया ना? आगे आगे। Yes. अब सबसे पहला प्रोसेस आता है मेरे पास डीएनए है। डीएनए अभी कैसा है? ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब डीएनए के अंदर मैंने बोला सीक्वेंस कौन सी होगी। लेट्स सपोज ये मेरे पास ओआरआई सीक्वेंस है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब वो साइट जहां पे रेप्लिकेशन इजीली स्टार्ट हो सकता है। तो सबसे पहले मेरे को क्या कराना पड़ेगा? यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उनको ब्रेक कराना पड़ेगा। यस Yes. मैम। मैंने सबसे पहले एंजाइम यूज किया, कौन सा? हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम आया, और हेलिकेज एंजाइम ने हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करा दिए। अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए तो स्ट्रक्चर ऐसी दिखी कुछ। रेप्लिकेशन फॉर्क। वाई शेप स्ट्रक्चर बन रही है। यस मैम। सॉरी, वाई शेप स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज रेप्लिकेशन फॉर्क। अब आप खुद देखो कि यहाँ पे एडेनिन है, लेट्स सपोज यहाँ पे थायमिन है। एडेनिन थायमिन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। मैं हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करा के जैसे ही आगे निकलूंगी वापस से ज्वाइन हो जाएंगे, हो सकता है ना? यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स लगाने पड़े। इन प्रोटीन्स को बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन देखो हेल्प करेंगे इस स्ट्रक्चर को सिंगल स्ट्रैंडेड ही बने रहने में, कि भाई ये सिंगल स्ट्रैंडेड ही रहे, ये वापस से ज्वाइन ना हो जाए। फिर हेलिकेज लगा दिया। अब खुद देखो मैं क्या कर रही हूँ ना। लेट्स सपोज एक वायर ले लो, वायर को ऐसे फोल्ड कर लो और उसको बीच में से ऐसे ओपन कर दो। देखो ना, इधर साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड कॉन्स्ट्रिक्शन बन के आ जाएगी, बहुत ज्यादा एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी। तो इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे एक टेंशन क्रिएट होगी। इसको टेंशन को रिलीज करने के लिए हम यूज करेंगे आइसोमरेज टू रिलीज टेंशन। आया समझ? यस मैम। रिलीज करने के लिए टोपो आइसोमरेज हम यहाँ पे यूज करेंगे। फिर इसके बाद एंजाइम आएगा कौन? डीएनए
डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, शॉर्ट में लिख दो बे डीएनए पॉलीमरेज। यस मैम। इसका काम है ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में नहीं बनवाता है, जो नया स्ट्रैंड ये बनवाता है ना, ये 5 से 3 वाला स्ट्रैंड बनवाता है। यहाँ पे बच्चे बड़े कंफ्यूज होता है, 5 से 3 प्राइम वाला, तो इसका मतलब है कौन से प्राइम वाला स्ट्रैंड यूज करेगा, ऊपर 3 है 3 to 5। 12 से बता दो ये वाला। ऊपर वाला यूज करेगा ना, तो इट मीन्स ये इस डायरेक्शन में वर्क करेगा और यहाँ पे इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। हो गया बाई डायरेक्शनल। यस मैम। जो हमारा हेलिकेज है ये भी 5 प्राइम से 3 प्राइम ही कट कराएगा, तो इधर इसी डायरेक्शन में हेलिकेज, इसी डायरेक्शन में कटिंग चल रही है। अब दूसरे वाले स्ट्रैंड में आप देख रहे हो, इधर से कट हो रहा है, इधर से बन रहा है, अपोजिट चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है। तो एक में तो कॉन्टिन्यूअस चल रहा है रेप्लिकेशन और दूसरे में डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब एक और चीज, डीएनए पॉलीमरेज जो है ना, ये किस टाइप का एंजाइम है, जो खुद से कुछ नहीं करना चाहता। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना कि एक बार इनिशिएट करा दो फिर तो खुद कर लेंगे हम लोग, इसको भी वो इनिशिएट चाहिए। तो इसको इनिशिएट देने के लिए हमारे पास कौन आएगा, प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज क्या करेगा, छोटे छोटे आरएनए के सेगमेंट्स ऐड करा देगा। और प्राइमेज भी किस डायरेक्शन में वर्क करेगा, 5 प्राइम से। मतलब ये पहले यहाँ पे छोटा सा प्राइमर ऐड कराएगा, जैसे ये छोटा सा प्राइमर ऐड करा देगा, मतलब अराउंड 5 to 7 न्यूक्लियोटाइड का, फिर डीएनए पॉलीमरेज आएगा और डीएनए पॉलीमरेज आके आगे का पूरा पॉलीमराइजेशन कराता चला जाएगा। और यहाँ पे आप दूसरी वाली स्ट्रैंड पे देखो क्या चल रहा है, इधर आ रहा है प्राइमेज, इधर प्राइमर ऐड कर रहा है और आपका हेलिकेज सॉरी जो डीएनए पॉलीमरेज है वो किधर चल रहा है, इधर से। नहीं, प्राइमेज भी इधर से करेगा ना, प्राइमेज की 3 प्राइम, प्राइमेज प्राइमर्स भी इधर से ऐड हो रहा है, बस हेलिकेज अपोजिट वर्क कर रहा है यहाँ पे। क्योंकि हेलिकेज जो है ये आपका इधर हेलिकेज का 5 से 3 हटा दो इधर, क्योंकि हेलिकेज तो बीच में एकदम सीजर की तरह काम करेगा ना, सीजर की तरह बॉन्ड्स कट करेगा। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम दोनों से सेम ही टाइम पे होंगे। तो एक स्ट्रैंड पे कॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन चल रहा है, एक स्ट्रैंड पे डिसकॉन्टिन्यूअस चल रहा है। जिस स्ट्रैंड पे समझ आ रहा है ना, जिस स्ट्रैंड पे कॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन चल रहा है उस स्ट्रैंड को हम बोलेंगे, जिस स्ट्रैंड पे डिसकॉन्टिन्यूअस चल रहा है उसको बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। और यहाँ पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे डिसकॉन्टिन्यूअस चल रहा है तो इन फ्रेगमेंट्स को बोलेंगे फ्रेगमेंट्स। और इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को हम ज्वाइन करा देंगे बाद में, कैसे, लाइगेज से। लाइगेज एंजाइम। दिस इज इंपॉर्टेंट, लिख लो इसको जितना समझ में आया यहाँ तक। मैम जो ये एंजाइम है टोपो आइसोमेरेज, ये एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं है, तो मैम ये एक बार एनसीईआरटी में मेंशन नहीं। टोपो आइसोमेरेज का पूजा काम ये होता है, जो टेंशन रिलीज हुई ना दोनों एंड पे, क्योंकि हमने बीच में से ओपन करा दिया अचानक से, दोनों एंड पे टेंशन क्रिएट हो जाएगा, उस टेंशन को रिलीज करने का काम टोपो आइसोमेरेज का होता है। ओके मैम हाँ जी, मैम ये जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है इसका एक बार फंक्शन बताना मैम। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है ना, ये हमने जो सिंगल स्ट्रैंड बनवाया डीएनए को, इसको सिंगल स्ट्रैंड ही बना के रखता है, सिंगल स्ट्रैंड से बाइंड कर जाता है प्रोटीन, ताकि जो हमारा डीएनए है वो वापस से डबल स्ट्रैंडेड ना बन जाए। ओके मैम। ठीक है मैम कॉन्टिन्यूअस और लीडिंग स्ट्रैंड सेम है ना? कॉन्टिन्यूअस एंड लीडिंग, एग्जैक्टली, कॉन्टिन्यूअस एंड लीडिंग स्ट्रैंड सेम है, डिसकॉन्टिन्यूअस और आपका लेगिंग स्ट्रैंड सेम है। यस राधिका बताओ। मेरा तो क्वेश्चन मतलब प्रीवियस वाली क्लास था, मैंने चेक अभी था कि सेंट्रीफ्यूगेशन में मेन पॉइंट क्या हो रहा है, समझ में नहीं आया था। क्या नहीं समझ आया तो? पिछली क्लास में जो सेंट्रीफ्यूगेशन आपने बताया था हर्शियन चीज वाले में, तो उसमें
इनमें हो क्या रहा है ये कंफ्यूजन है। सेंट्रीफ्यूगेशन में ना हम डेंसिटी के अकॉर्डिंग, कि भाई सपोज करता है कोई सब्सटेंस ले लिया ना आपने, उसको बहुत फास्ट स्पीड से रोटेट करा रहे हो, तो रोटेशन के टाइम पे क्या होगा, जितना भी हैवी सब्सटेंस है वो सारा का सारा नीचे बैठ जाएगा और जितना लाइट सब्सटेंस है वो ऊपर आ जाएगा, ऐसे हो जाता है। तो उसमें हम सेपरेशन कर देता है सब्सटेंसेस का ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। मैम हाँ जी। मैम यहाँ पे प्राइमर की डायरेक्शन 5 to 3 है, तो स्ट्रैंड की डायरेक्शन 3 to 5 होगी ना? हाँ, स्ट्रैंड की डायरेक्शन 3 से 5 में वर्क करेगा, क्योंकि उसी के ऊपर तो नया स्ट्रैंड 5 से 3 बना पाएगा ये। और बताओ। मैम एक बार ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बता दो। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स वो फ्रेगमेंट्स है जो कि आपके डिसकंटीन्यूअस रेप्लिकेशन से बने हैं। डिसकंटीन्यूअस रेप्लिकेशन से जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे आपके, क्योंकि एक अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है ना, इधर से हेलिकेज कट कर रहा है, दूसरी डायरेक्शन से तो आपका पॉलीमराइजेशन चल रहा है, तो बीच में छोटे छोटे फ्रेगमेंट आ जाते हैं, कट्स आ जाते हैं बीच में छोटे छोटे। मैम क्लियर हो गया। सबको क्लियर? अब बच्चों देखो, कल आप लोगों का टेस्ट है, कल का जो टेस्ट का आप लोग सबके सब टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, वो करोगे 2 बजे से 5:20 के टाइम में। ओके मैम। सबका फिक्स ओके टाइम मैम। होना चाहिए 5:20 का टाइम। एग्जैक्ट 2 PM आप लोगों को स्टार्ट करना है 5:20 से पहले, बिकॉज टाइम मैंने आपको बोला था पेपर इजी है, क्योंकि बहुत कम नंबर ऑफ चैप्टर्स है उसके अंदर, तो आप लोगों को मैक्स टू मैक्स 2 या 2.5 घंटे, उससे ज्यादा टाइम अगर लग रहा है इट मीन्स आप लोगों के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। मुश्किल से 2 या 2.5 घंटे लगाना है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना। मैम खुशबू मैम की क्लास कब होगी? खुशबू बेटा अभी ना मैंने उनको ग्रुप में इसलिए ऐड नहीं करा क्योंकि आप लोगों के लिए ना मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि अब फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लासेस भी हम ट्राई कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर पूरा एक प्लानर के अकॉर्डिंग चलेगा। अभी आप क्लासेस लोगे तो बीच में से आएगा, है ना, फिर वो प्लानर के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 से स्टार्ट कर लेंगे ना, तब तक आप अपना सेल्फ स्टडी पे ध्यान रखो। ओके मैम। चलो फिर। मैम केमिस्ट्री के लिए खुशबू मैम ही पढ़ाएंगी हमें। केमिस्ट्री के लिए मैम ही पढ़ाएंगी, फिजिक्स के लिए आई डोंट नो योर टीचर हो सकता है। हाँ मैम मैं टेस्ट शाम को या फिर मॉर्निंग में दे सकती हूँ, मेरी फिजिक्स की कोचिंग है। हाँ ठीक है, इवनिंग में, बट मैक्सिमम बच्चे ट्राई करना कि 2 से 5 इसके टाइम में देना। मैम आज से हमारी क्लास कितने बजे? ओके मैम। रोहित एमटीजी का बुक आप जिस ग्रुप में ऐड हो ना, उस ग्रुप में देखना लिंक ट्री है, लिंक ट्री में ही अटैच है। और कोई क्या बोल रहा था अभी? मैम आज से हमारी क्लास कितने बजे से? कब का? मैम आज से हमारी क्लास। अच्छा आज शाम वाली क्लास आज है फ्राइडे, आज 8:30 बजे होगी इवोल्यूशन चैप्टर, 8:30। सबके सब आ जाना, हर एक स्टूडेंट आएगा, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। मैम कल नहीं हुई थी ना शाम में क्लास? नहीं नहीं कल नहीं हुई थी, मैंने बताया था ना, ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे। ओके मैम यूट्यूब पे? नहीं नहीं, ऐसे गूगल मीट पे। मैम ओके मैम।